आइए अब हम लोग जो है जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जानेंगे। किस तरीके से ऐतिहासिक दृष्टिकोण रहा है जनसंख्या का, जनगणना का, उसके आधार पर जो अभी चल रही है देश की पहली जो है डिजिटल जनगणना जो है आज़ादी के बाद देश में पहली बार होने जा रही है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे ए टू जेड। तो आइए समझते हैं कहानी कि किस तरीके से जनगणना का क्या आधार रहा जनसंख्या नियंत्रण। तो ये देखिए जनसंख्या नियंत्रण, ये आप लोग समझिए कि जनसंख्या नियंत्रण इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत कहाँ हो रहा है? हिंदुस्तान में। कहाँ हो रहा है? हिंदुस्तान में। तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि प्यार थोड़ा कम करिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 1.50 लगभग 150 करोड़ लोग, 150 करोड़, मतलब इसकी आप अनुमानित गणना का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जून की इस गर्मी में हम लोगों को जनगणना करने जाना पड़ता है, तो आप लोगों से निवेदन है प्यार की मात्रा को थोड़ा कम करें, क्योंकि जनसंख्या पॉपुलेशन हाई कंट्रोल लेवल पे जा चुकी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो 1952 में भारत ने अपना पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया था। कब? 1952 में पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि परिवार नियोजन पहली बार कब लाया गया? तो परिवार नियोजन पहली बार कब लाया गया? 1952 में, ठीक है। पहली बार परिवार नियोजन 1952 में लाया गया। फिर जो है इसमें फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अडॉप्टेड 1952। तेजी से बढ़ती जनसंख्या देश के सीमित संसाधनों के लिए जो है भारी दबाव डालती है। सीधी सी बात है कि आपके पास संसाधन है, 50 केजी चावल है आपके पास, हम पीछे बता चुके हैं 50 केजी चावल है और खाने वाले 200 लोग हैं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, फिर कम पड़ने जाएगा। तो लोगों को विभिन्न माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। अवेयरनेस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय वेरियस मीडियम, ठीक है। छोटे परिवार के आर्थिक महत्व को समझाना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। क्रूशियल टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया देश में पहली बार जो है पहला परिवार नियोजन कब आया था? 1952 में आया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि 1952 में पहली बार क्या लाया गया था? परिवार नियोजन लाया गया था। फिर उसके बाद जो है परिवार नियोजन के बाद जो है सरकारें समय समय पे नई नई पॉलिसियां लाती रही हैं। परिवार नियोजन के अलावा ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि परिवार नियोजन के साथ साथ बेरोजगार की स्थिति, देखिए कंडीशन, ठीक है। आइए समझते हैं इसको। तो जो बेरोजगार की स्थिति है उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। है ना? तो बेरोजगारी की स्थिति क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो बेरोजगारी की स्थिति, कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट एक अत्यंत विशिष्ट आर्थिक दशा कंडीशन है। परिभाषा डेफिनेशन यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति वर्तमान मजदूरी करेंट वेज रेट पर कार्य करने के लिए पूर्णतः तैयार और इच्छुक है, किंतु फिर भी उसे कोई कार्य रोजगार प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। भारत में बेरोजगारी का आधिकारिक सांख्यिकी मापन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एनएसओ द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये समझने वाली मुख्य बात यह है कि अगर आप 400 रुपए में काम करने के लिए तैयार हैं और आपको 400 रुपए का भी काम नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब है कि बेरोजगारी दर अपने चरम सीमा पे इस समय है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, वर्तमान मजदूरी करेंट वेज रेट, कार्य करने की इच्छा है उसकी लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ होता है, ठीक है, जो ये पूरी तरीके से इसका देखभाल करता है, किसका? बेरोजगारी की आर्थिक तबाही का, आर्थिक स्तर का, ठीक है। तो बेरोजगारी की स्थिति, कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे शुरू होता है? एनएसओ द्वारा, ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो जब भी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बेरोजगारी की मापन कौन करता है, तो आपको लिखना है एनएसओ। कौन करता है? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आपकी बेरोजगारी का मापन करता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आपके बेरोजगारी का मापन करता है। यही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आपके बेरोजगारी का माप करता है। ये कई बार आपसे ये पूछा हुआ है कि बेरोजगारी समिति, बेरोजगारी से संबंधित जो समितियां बनी हैं उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा है। उसके बारे में हम जस्ट इसके आगे जो है पढ़ाएंगे कि बेरोजगारी से संबंधित कौन कौन सी समितियां बनी हैं, कौन कौन से, तेंदुलकर समिति है, तमाम लकड़वाला समिति है, तमाम बड़ी बड़ी जो समितियां बनाई गई हैं वो समितियां किस तरीके से काम करती हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो बेरोजगारी संबंधित समितियां बनाई गई हैं उसका जो है क्या स्तर रहा है, किस तरीके से वो काम करती हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या चलेंगे, अब हम लोग इसके अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं बेरोजगारी की स्थिति, कंडीशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो जानकारी दी गई है उसके बारे में अब हम लोग चलेंगे कि चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से काम करता है। तो चक्रीय बेरोजगारी मुख्य रूप से विकसित देशों, ठीक है, याद रखिए विकसित देशों, डेवलपमेंट कंट्रीज में देखी जाती है और यह आर्थिक चक्र के रूप में कार्य करती है, ठीक है। प्रक्रिया क्या है? मैकेनिज्म, मैक्नियम क्या है?
इसका यदि किसी देश में वस्तुओं की मांग डिमांड कम होती है तो कारखानों में उस वस्तु का उत्पादन प्रोडक्शन गिर जाता है। उत्पादन कम होने के कारण श्रमिकों की आवश्यकता नहीं रह जाती, परिणाम स्वरूप रोजगार में भारी कमी आती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। मांग बढ़ने पर यह चक्र पुनः लौट आता है। ठीक है, तो इसको हम चक्रीय, और चक्रीय बेरोजगारी हमेशा कहाँ देखी जाती है? विकसित कंट्रीज में। कहाँ देखी जाती है? विकसित कंट्रीज में। चक्रीय बेरोजगारी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, विकसित देश डेवलप्ड कंट्रीज, मांग में कमी डिक्रीज इन, मांग में कमी का क्या स्तर रहा है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो मांग में कमी तो डिक्रीज इन डिमांड है, उत्पादन में गिरावट है, डिक्लाइन इन प्रोडक्शन है, रोजगार में कमी है, रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट है। तो मतलब सारी चीजें जो है चक्रीय बेरोजगारी में आपको देखने की। पहला चीज क्या होता है कि चक्रीय बेरोजगारी कहाँ होता है? विकसित देशों में होता है। दूसरा क्या होता है? मांग में कमी आ जाती है चक्रीय बेरोजगारी। तीसरा क्या होता है? उत्पादन में गिरावट आ जाती है चक्रीय बेरोजगारी में। चौथा क्या? रोजगार में कमी आ जाती है किसमें? चक्रीय बेरोजगारी में। तो चक्रीय बेरोजगारी किस तरीके से काम करती है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि चक्रीय बेरोजगारी हमेशा किधर पाई जाती है? विकसित देशों में। और भारत कैसा देश है? भारत विकासशील देश है। भारत कैसा देश है? विकासशील देश है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ जनसंख्या है, विकसित होने में बहुत समय लग जाएगा। हाई लेवल जो है बेरोजगारी यहाँ पे है और समय भी लगेगा। तो ठीक है, तो चक्रीय बेरोजगारी का स्तर इस प्रकार से रहेगा। चक्रीय बेरोजगारी का जो स्तर है वो हमेशा स्वरूप बदलता रहेगा, और चक्रीय बेरोजगारी किस तरीके से काम करती है उसके बारे में भी आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, आइए आगे हम समझते हैं अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी किस प्रकार से काम करती है? ये ब्लर हो गया है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, यहाँ हम लोग समझेंगे। तो अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी समझिए। अदृश्य बेरोजगारी डिसगाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? आवश्यकता से अधिक श्रम ग्रामीण। पहली बात तो ये समझिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई कहाँ जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? ग्रामीण क्षेत्र में। कैसे होता है देखिए, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ये आपका स्तर है। फिर शून्य अतिरिक्त उत्पादन, जीरो मार्जिनल, शून्य अतिरिक्त उत्पादन, ग्रामीण कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक श्रम। अब समझिए होता क्या है? अदृश्य बेरोजगारी इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। समझिए इसको। जैसे आपके पास है खेत, दो बीघे है, 2 कट्ठा खेत है। ठीक है, 2 बीघा है, 2 कट्ठा आपके पास खेत है। आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप 2 लोग इसको, 4 लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपके घर में सदस्यों की संख्या है 20। कितनी है? 20। तो उस 2 खेत में, उस 2 कट्ठे खेत में, 2 बीघे खेत में 20 लोग काम कर रहे हैं। उसमें काम करने की जरूरत कितने की लिए थी? 4 लोगों की। कितने की थी? 4 लोगों की। लेकिन वो जो 20 लोग, तो 16 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगार है। क्या है? वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। वही आपकी जो है क्या? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, यही बस, यही प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं। जैसे आप घर में क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं। खाना बना रहे हैं, अब खाना बनाने के लिए 1 लोग पर्याप्त है, 2 लोग पर्याप्त है, लेकिन उसमें आ गए 4 लोग। तो वो क्या है? जो जैसे काम पे आप हैं, कहीं खाना बनाना है। ठीक है, आपको कहीं खाना बनाने जाना है बारात में। बारात में रोटी बनानी है, मतलब पूरी बनानी है 100 लोगों की, और 100 लोगों के लिए पूरी बनानी है, और 4 लोगों का काम है, लेकिन आप ले गए इतने लोगों के? 16 लोगों को। तो 12 लोग एक्स्ट्रा गए कि नहीं गए? तो 12 लोग क्या हो गए? प्रच्छन्न बेरोजगार हो गए। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो छिपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र और प्राथमिक कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अर्थ यह है कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां किसी भी कार्य को करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे कहीं अधिक लोग उस कार्य में लगे होते हैं। अतिरिक्त श्रमिकों का कुल उत्पादन शून्य होता है। इसी को हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, या आवश्यकता से अधिक जो काम होता है उसको शून्य अतिरिक्त उत्पादन होता है। इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के दायरे में रखते हैं। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का यही आधार रहा है। तो आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी हमेशा याद रखिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी आवश्यकता से अधिक। काम है हमको 5 लोगों का, लेकिन हमने ले लिए 15 लोगों को, तो क्या आ जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी के दायरे में वो लोग आ जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है, तो ये आप प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी के बाद हम लोग आएंगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा कि जो है किस तरीके से प्रच्छन्न बेरोजगारी का दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम समझेंगे कि ये प्रच्छन्न बेरोजगारी को शिक्षित और संरचनात्मक बेरोजगारी, इस टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। शिक्षित और संरचनात्मक बेरोजगारी, इस एजुकेटेड एंड इंस्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट देश की ये जो सबसे बड़ी समस्या है ये है। ये इस पे विशेष तौर से गवर्नमेंट का जो है एक हालत है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ है, और सबसे ज्यादा अगर सोचने किसी क्षेत्र में जरूरत है तो इसी क्षेत्र में है कि शिक्षित युवा, इस समय देश में शिक्षित युवा रोड पे हैं, और उनके लिए सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्रबंधन नहीं है कि किस तरीके से उनको काम दिया जा सके। तो शिक्षित और संरचनात्मक बेरोजगारी, अनएजुकेटेड एंड इंस्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी, ये इसमें लिख लीजिए देश की सबसे बड़ी समस्या है। देश की और दुनिया की भी सबसे बड़ी समस्या आज के डेट पे अगर कोई है तो यही शिक्षित बेरोजगारी है।
कि बच्चा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके हक की बात कोई नहीं कर रहा है, उसके हक के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। जब व्यक्ति की योग्यता और रोजगार में भारी असमानता हो तो उसे शिक्षित बेरोजगारी अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे नर्सिंग की डिग्री के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य, आज के डेट में देखेंगे तो कोई युवा ऐसा नहीं है जिसके पास एक क्षेत्र के अलावा 2 क्षेत्र के अलावा डिग्री ना हो। कुछ लोग नर्सिंग विभाग किए हुए, देखिए नर्सिंग की डिग्री है उसके पास, फिर उसके बाद उसने कंप्यूटर ऑपरेटर भी कर लिया कि कहीं कुछ तो जॉब मिले, कुछ तो हमारे अंदर योग्यता हो, कुछ तो हम फॉर्म भर पाएंगे तो हमको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। इसे संरचनात्मक बेरोजगारी स्ट्रक्चरल के रूप में जाना जाता है। एक समस्या मैं और लोगों की समस्या को दूर कर देना चाहता हूँ। समाज में जब आप लोग जाएंगे तो कई लोग कहेंगे कि ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए परेशान है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को सामान्य रूप से 22, 25 और 30 हजार की भी नौकरी देंगे ना तो वो उधर नहीं भागेगा, उतने ज्यादा स्तर में नहीं भागेगा। मामला ये है ना कि उसके पास उस लेवल की भी नौकरी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप 30,000, 35,000, 40,000 उसको 40,000 रुपए दे पाए। 35,000 रुपए अगर वो कंप्यूटर ऑपरेटर करके 35,000, 30,000 आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं ना, गवर्नमेंट के मन में ये बात होनी चाहिए कि अगर आप किसी को 30,000, 35,000, 40,000 रुपए दे रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर या नर्सिंग के विभाग में, तो कभी भी वो सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागेगा। इस बात की मैं जवाबदेही तय करता हूँ, मुझे जितना मालूम है, ठीक है। बस इस बात को समाज में आपको एक तरीके से बहकाने के लिए लोग कि नहीं यार सरकारी नौकरी की तैयारी, भाई ऑप्शन ही नहीं है, पैसा नहीं। आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे ना, आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 में वो 12-12 घंटा काम कराते हैं। 12 घंटा बता रहा हूँ, 12 घंटे का स्तर है काम कराने का। तो इस तरीके से जो है नर्सिंग की डिग्री के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर का जो कार्य होता है ये आपका किसमें है, शिक्षित और संरचनात्मक बेरोजगारी में, ठीक है। इसे संरचनात्मक बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। अर्थ क्या है, यह तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था की संरचना आधुनिक हो जाती है परंतु समग्र शिक्षा, योग्यता और कौशल पुराने रह जाते हैं, जिससे उनका बाजार की मांग के साथ कोई तालमेल नहीं बैठता है। बाजार की मांग के साथ कोई तालमेल नहीं बैठता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि शिक्षित बेरोजगारी इसी को कहते हैं। उच्च योग्यता बनाम निम्न रोजगार, देखिए आपके पास योग्यता, कई लड़के ऐसे जो पीएचडी की डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है उनके पास, लेकिन वो रेलवे का फॉर्म भर देंगे, रेलवे में फॉर्म भर देंगे। सोचिए जो पीएचडी की डिग्री हो रेलवे का फॉर्म क्यों भर रहा है। उसका संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट जो है टॉप क्लास पे है। अर्थव्यवस्था की संरचना ही ऐसी है कि बेरोजगारी टॉप क्लास पे है। तो ये आपका आज का टॉप मोस्ट और टॉप लिस्ट टाइप क्वेश्चन था कि शिक्षित और संरचनात्मक बेरोजगारी। अगर आप शिक्षित है और संरचनात्मक बेरोजगारी है तो देश की अर्थव्यवस्था और देश के रहनुमाओं को इसके बारे में सोचने की विशेष तौर से जरूरत है कि शिक्षित युवा, इसीलिए हिंदुस्तान पीछे है। हिंदुस्तान का पीछे होने का मुख्य आधार यही कि जो शिक्षित है वो बेरोजगार है और इसीलिए वो पीछे छूटते जा रहे हैं। और यहाँ पीएचडी की डिग्री करने वाला भी जो है एक 25,000, 30,000 की नौकरी के लिए भटक रहा है, ठीक है। तो ये इस बारे में समझना। और शिक्षित बेरोजगारी, उच्च योग्यता बनाम निम्न रोजगार, संरचनात्मक बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की संरचनात्मकता और व्यक्ति की योग्यता, किस तरीके से उसके नर्सिंग की डिग्री होने के बावजूद उसने जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की भी डिग्री ले रखी है। सोचे कहाँ का नर्सिंग, थोड़ा सा दिमाग लगाए, कहाँ नर्सिंग है और कहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई मैच नहीं है। बशर्ते यह है कि हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या जो है जबलपुर हाई कोर्ट या फिर जयपुर हाई कोर्ट में अगर कोई ऑपरेटर की डिग्री आएगी तो वो भर देगा। नर्सिंग किया हुआ फिर भी वो ऑपरेटर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एलिजिबल हो जाएगा एक डिग्री लेने के कारण, ठीक है। तो यही एक प्रश्न, ये पूरी तरीके से जो है शिक्षित बेरोजगारी का है टैग है, ये शिक्षित बेरोजगारी का एक तरीका है। तो आपको इस बात में ध्यान रखना है कि नर्सिंग की डिग्री के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर का भी वो कार्य कर रहा है। मतलब एक तरफ उधर भी चीड़-फाड़ कर रहा है, इधर कंप्यूटर में भी चीड़-फाड़ कर रहा है। मतलब दोनों तरफ उसका जो हालात है वो किस तरीके से सरकार ने बना दिया है उसको सोचने की जरूरत आपको है। और विशेष तौर से गवर्नमेंट को भी कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट देश की सबसे बड़ी इस क्षेत्र में ना सरकार काम का कोई महत्व नहीं है, न इस पर कोई पॉलिसी बनती। अभी आपको बताएं नीट का पेपर लीक हुआ था, अभी हाल में नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें जो है मंत्री जी कुछ बोलने को नहीं तैयार है। तो अभी इस स्तर पे आप समझ लीजिए क्या ही हो सकता है आपका, है ना। अब आता है मौसमी बेरोजगारी, ये आज का टॉप लिस्ट क्वेश्चन है। मौसमी बेरोजगारी सीजनल, प्रत्यक्ष रूप से मौसम और कृषि चक्रों पर निर्भर करती है और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। मौसमी बेरोजगारी, अगर वर्षा नहीं होगी तो बेरोजगारी नहीं मिलेगी, ठीक है। प्रक्रिया, वर्ष के विशिष्ट समय जैसे फसलों की बुआई, सोविंग और कटाई, हार्वेस्टिंग के दौरान श्रमिकों के पास प्रचुर मात्रा में रोजगार होता है, ठीक है। बुआई होगा, कटाई होगा तो व्यक्ति के पास खूब सारा काम होगा, उसी को हम कहते हैं उस समय तो काम होगा। लेकिन अगर मौसम नहीं हो तो उसको, इसके विपरीत फसल के बढ़ते मध्य के खाली समय में श्रमिक पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे चौपाल पर बैठे रहेंगे आराम से, मस्त जो है भौकाल जमाएंगे, रोजगार इस आवागमन को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। समझिए कैसे, जैसे आपने फसल लगा दी, अब फसल लगा दी, गेहूं आपने बो दिया तो गेहूं पकने में 4 महीने लगता है। अब वो जो 3 महीने 4 महीने खाली है वहां पे क्या लगता है, चौपाल लगता है। चौपाल में मस्त दलाली होता है, वहां पे ये सुर्ती बनता है और मस्त एकदम टाइम पास, तो उसको हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। इसको हम क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। खाली समय, ये देखिए चौपाल पे मस्त जो है आराम से मजा काट रहे हैं, फसलों की बुआई और कटाई मौसमी बेरोजगारी के दायरे में आती है, ठीक है। फिर घर्षणात्मक या संघर्षणात्मक बेरोजगारी,
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इससे क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है, इसलिए एक बार थोड़ा सा आप इससे गुजर जाइए, सिर्फ गुजरना है आपको, बहुत कुछ ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। तो घर्षणात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट पहला रोजगार, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, फिर आप क्या करते हैं वहां से छोड़ते हैं, मध्य का संघर्ष काल, ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ स्ट्रगल, फिर बेहतर रोजगार की प्रगति। जैसे क्या होता है, आप एक नौकरी कर रहे हैं, नौकरी आप कहीं कर रहे हैं, फिर आपको जो है आप किसी प्राइवेट नौकरी में कंपनी, फिर आपको टाटा ने आपको ऑफर कर दिया, अब आप वहां से छोड़ के जो है टाटा में जाने की, उसी को हम घर्षणात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। देखिए समझिए, घर्षणात्मक बेरोजगारी फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिससे संघर्षात्मक बेरोजगारी भी कहा जाता है, कैरियर के विकास का एक स्वाभाविक चरण है। ये कैरियर के विकास का, ये बेरोजगारी के दायरे में मुख्य रूप से इसको नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि ये तो आप कैरियर का अपने विकास कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, एक अच्छी, एक बेस्ट जगह, एक बेटर जगह से आप बेस्ट जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम संघर्षात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। परिभाषा क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने वर्तमान रोजगार को स्वेच्छा से, यही लाइन समझिए, जब कोई व्यक्ति अपने वर्तमान रोजगार को स्वेच्छा से छोड़कर किसी बेहतर रोजगार की तलाश या तैयारी करता है, तो एक रोजगार से दूसरे रोजगार की प्राप्ति के मध्य के अंतराल को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि इसको हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अब समझिए उदाहरण, एक पुलिस कांस्टेबल का अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर यूपीएससी की कठोर तैयारी कर आईपीएस बनना क्या कहलाता है, ये आपको पूरी तरीके से आपका जो है क्या कहलाएगा, यही आपको समझना है कि वही क्या कहलाता है, आपका संघर्षात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी के दायरे में ये पूरी प्रक्रिया आती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको समझना है कि संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी बहुत बड़ी बेरोजगारी नहीं है, ये आप अपने बेटर जगह के लिए, अगर आप कांस्टेबल हैं और आप आईपीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर आप जो है आईपीएस की नौकरी के लिए प्रस्थान करना चाह रहे हैं, तो वही है घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहेंगे इसको हम, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यही होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से आपको जो है मुख्य बातें ये आ गई, ठीक है। अब हम लोग आएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति, ये मुख्य टारगेट, ये मुख्य टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति, ये आज का जो है मुख्य टॉपिक जो है रहेगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको हम थोड़ा सा भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति को नए चैप्टर के साथ शुरू करें, भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति को नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, थोड़ा सा बेटर रहेगा। थोड़ा सा हमने आपको जो बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी और तमाम तरह का शहरी और विकसित क्षेत्रों की जो बेरोजगारी के बारे में हमने आपको एक एक लाइन बताया है, समझाया है। इसके बाद हम जो है आपको, आप ये मत सोचिए इकोनॉमी के क्षेत्र में जितने क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के क्षेत्र में, वो हम अभी तक के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी तक के इकोनॉमी के जितने क्वेश्चन एग्जाम में 1998-2000 के बाद जितने क्वेश्चन आए, कौन आयोग बना, कौन आयोग का काम हुआ, सेबी कब बना, आरबीआई कब बना, एलआईसी कब बना, तमाम बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, एनटीपीसी से लेकर तमाम टाटा से लेकर पूरी कंपनियां, स्थापना, इनका वर्क, इनके अध्यक्ष, इनके जो है महासचिव, पूरा हम एक एक आपको आगे कराने वाले हैं, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। और उसके बाद जो 2000 के बाद से जितने भी इकोनॉमिक के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो पूरा हम A to Z आपको कराएंगे, उसके लिए पूरी कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। पूरा एक एक क्वेश्चन, ताकि आपके कंपटीशन में हर स्तर में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, इसके लिए आपको निश्चिंत रहना। अब इसको इस स्तर पे हम देखेंगे कि बस आपको जो एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, उस वीडियो को, हर वीडियो को आप 2 बार देखिए, हर वीडियो को आप कितनी बार देखिए, 2 बार देखिए। एक बात और समझ लीजिए, हम लोग सेलेक्टेड हैं, तो हम लोगों को ज्यादा अच्छे से मालूम है कि कौन क्वेश्चन कहाँ से किस किस तरीके से आता है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इसलिए हम इसको ज्यादा विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं कि आपको ये बात ध्यान रखनी है, और हर तरीके से, हर प्रक्रिया के तहत एक एक क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से व्याख्यात करते रहेंगे, और जितने क्वेश्चन आए हुए हम सारा इसमें शामिल करते गए हैं, ठीक है। और आगे हम पूरा कराएंगे भी, एक एक क्वेश्चन सन 2000 से इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के जितने क्वेश्चन हर कंपटीशन में, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे राजस्थान, चाहे मध्य प्रदेश, हर जगह, छत्तीसगढ़ से लेके हर जगह के क्वेश्चन, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो वही रहेगी, अर्थव्यवस्था तो चेंज होनी नहीं है, क्वेश्चन तो सबका वही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे, इस तरीके से कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम जो भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में विस्तार पूर्वक देखेंगे और अच्छे से देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।